तो स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड की सीरीज़ में। तो आइए इसमें हम पढ़ते हैं अपनी 10वीं कक्षा की बड़ी प्यारी सी कविता जनतंत्र का जन्म, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और मुझे पता है कि आप लोग इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि ये न सिर्फ एक बेहतर कवि थे बल्कि हमारे देश के लिए एक राष्ट्र कवि भी रहे थे। बच्चों, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। तो उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रविशंकर था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की। और बच्चों, जानते हो इनके बारे में ऐसी संघर्षपूर्ण बातें हैं जो इनके विद्यार्थी जीवन से हमें मिलती है और हमें एक ऐसी सीख दे जाती है कि एक विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करने के लिए किस हद तक संघर्ष कर सकता है। मैं आपको बताऊं तो इनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें जो मुझे मालूम है। ये सिमरिया और मोकामा दो जगह जो है ना, वो गंगा नदी के इस पार और उस पार की बात मैं कर रहा हूँ। गंगा नदी के इस पार सिमरिया है और गंगा नदी के उस पार आप जब जाओगे तो वो है मोकामा। तो इनका स्कूल चूँकि मोकामा में था तो इन्हें रोज़ गंगा नदी पार करके जाना पड़ता था। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, उस समय नदी पे पुल नहीं थे, ये नाव से जाया करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो इनका मन पढ़ाई में इतना ज़्यादा लगता था कि इन्हें न चाहते हुए भी अपनी आखिरी कक्षा छोड़कर वापस स्कूल छोड़कर भागनी पड़ती थी। आप कहोगे कि इतने अच्छे विद्यार्थी ये रहे हैं तो फिर ये क्यों अपनी कक्षा छोड़कर भागते थे। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों, इसके साथ समस्या ये थी कि आखिरी नाव जो इनके घर के लिए यानी सिमरिया के लिए छूटती थी मोकामा से, वो उसका समय जो था इनके आखिरी कक्षा के समय ही था। अगर ये अपनी आखिरी कक्षा पूरी करते तो शायद वो नाव छूट जाती। हिंदी साहित्य को 4 विभिन्न कालों में बांटा गया है। भक्ति काल, रीति काल, आदि काल जो सबसे प्राचीन काल है, और उसके बाद आधुनिक काल जो अभी के दौर की हम अगर बातें करें तो जिसके दौर पे के रामधारी सिंह दिनकर जी, हमारी महादेवी वर्मा जी और प्रेमचंद, ये सब जो मुख्य प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं, ये सब आधुनिक काल में आ जाते। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। ये गद्य लिखने में भी बहुत निपुण थे और इनकी बहुत सी गद्य ऐसी है जो हमें एक अच्छी सीख देती है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं थी, सब कुछ उजागर कर देती थी। लेखक बस ये कहना चाहते थे कि दिनकर जी के मन में जो भी होता था वो बस जाहिर कर दिया करते थे। ऐसा देखा गया है। मैं आपको बताऊं तो दिनकर जी की भारतीय राजनीति में भी एक सक्रिय भूमिका रही है। ये कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे और कई बार ऐसा देखा गया है, मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी ये पक्ष में होते हुए भी पक्ष विपक्ष, मेरे ख्याल से आप समझते होंगे कि जिस पार्टी का उस समय शासन था तो उसे कहते हैं पक्ष में, और जिसका शासन नहीं होता है यानी जो विपक्षी दल होती है उसे विपक्ष में कहते हैं। ठीक है, तो ये पक्ष में थे। कांग्रेस का उस समय हमारे देश में शासन था, नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो कई बार देखा गया है कि ये सरकार के निर्णयों को, पक्ष में रहते हुए भी सरकार के निर्णयों का विरोध भी करते थे और कई बार विपक्ष के निर्णयों का समर्थन भी करते थे। कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि दिनकर जी के मन में जो होती थी, मतलब ये एक राष्ट्रवादी कवि थे और इनके दिल में राष्ट्रवाद की भावना होती थी, इसीलिए जो इन्हें गलत लगता था उसका विरोध ये करते ही करते थे, भले ही वो गलती इनकी पार्टी से ही क्यों ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का, उनकी प्रमुख कृतियों का। तो उनकी प्रमुख रचना है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, यशवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बहरहाल अब हम इनके बारे में जो जानकारी हो सकती थी वो हमने जान लिया। उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम इनकी रचना को देखते हैं। जनतंत्र का जन्म।
पहले भी हमने इस पर एक वीडियो बना रखा था जिसमें हमने अनुवाद आपको बताया नहीं था, तो कुछ कमेंट जो आए थे आप देख सकते हैं कि इसका अनुवाद बता दीजिए भैया, हमें इसका अनुवाद जानना है। तो मैंने सोचा चलिए दूसरा वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जनतंत्र का जन्म, पहले हम कुछ बातें इस साहित्य, इस कविता के बारे में बताते हैं। ये जनतंत्र का जन्म क्या है? जनतंत्र यानी जनता का शासन, उसे ही तो कहते हैं जनतंत्र। जनता का तंत्र, तंत्र यानी शासन, ठीक है। तो जनता के शासन का जब जन्म होता है तो उसमें कवि कहते हैं कि जनतंत्र का जन्म, यानी पहले जैसा कि हम जानते हैं राजा महाराजा हुआ करते थे और उन्हीं का शासन होता था, तो इसे कहते थे राजतंत्र, राजा का शासन, ठीक है। तो जब हम राजतंत्र से जनतंत्र की ओर बढ़ते हैं तो कवि क्या कहते हैं वो इसमें लिखे हैं। दिनकर जी का क्या कहना है, उन्होंने इसको बखूबी इसमें बताया है। इसमें उन्होंने जनता की समर्थों का वर्णन भी किया है, उनके मूल्यों का यहाँ पे वर्णन भी किया है, और भी बहुत सी बातें हमें जानने को मिलेगी। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सदियों से ठंडी बुझी राख शुगबुगा उठी, यानी सदियों से, जो एक सदी दर सदी यानी बहुत पुरानी, बहुत बीती हुई जो राख बुझी हुई थी। राख यानी आप सब जानते होंगे कि जब आग जलकर बुझ जाती है तो अंत में जो बचता है उसे राख कहते हैं। यानी कि जो बुझी हुई राख है अब सुगबुगा उठी, यानी कि उस धधक उठी, जल उठी, उसमें चिंगारी लग गई। सोने का ताज पहन इठलाती है, क्या अर्थ है हो सकता है इसका दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि मिट्टी, यानी कि ये संकेत दिनकर जी का उनकी ओर है जो मुट्ठी भर लोग उस समय शासन करते थे हमारे देश में, जो राजा महाराजा के रूप में, सुल्तान और भी बहुत पदों पर जो पदाधिकारी बनकर शासन किया करते थे और बैठे हुए थे। तो दिनकर जी का इशारा उनकी ओर है, कहते हैं मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यानी वो लोग जो सोने का ताज पहन इठला रहे हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का, समय का रथ जो समय बदल रही है, उस समय के रथ को राह दो, और इसका घर घर जो जयनाद हो रहा है उसे सुनो। यानी जब जनतंत्र आई थी हमारे देश में, जब हम लोग राजतंत्र से जनतंत्र की ओर जा रहे थे, तो इतनी उत्साहित थे लोग, इतनी उत्सुकता थी लोगों के मन में कि लोग बहुत खुश थे, लोग बहुत खुशी मना रहे थे। तो और इसी का दिनकर जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि घर घर नाद सुनो, जयनाद सुनो, जय जयकार जो करते हैं। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब जो ये लोग सिंहासन पर बैठ शासन किया करते थे तो उन्हें एक चुनौती के स्वर में ये कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की आबोध मूर्ते वही। अब दिनकर जी क्या कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं कि जिससे तुम छोटा समझते थे ना, जिससे तुम गिरा हुआ समझते थे, जिससे तुम मिट्टी की आबोध मूर्त समझते थे, तुम सोचते थे जब पटक देंगे फूट जाएगी, जब हम मन होगा तो फिर से बना लेंगे, तो वो जनता, वही जनता आ रही है जिसे तुम मिट्टी की आबोध मूर्त समझते थे। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जो जारे पाले की कसक सहती थी, जो वो दर्द सह रही थी, वो जनता आ रही है। अब अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कितनी मार्मिक पंक्ति है, कितनी दर्द भरी पंक्ति है। कहते हैं दिनकर जी, जब अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे, यानी जब दर्द में थी जनता तो भी तुमसे कुछ नहीं कहती थी, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, फिर भी अपनी दर्द को बयां नहीं करती थी। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। क्या कहते हैं? जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। वेदना यानी दर्द, यानी कि ये जीव जो है बड़ी कसक से ये कह रहा है कि जनता बड़ी वेदना सहती है, बड़ा दर्द सहती है, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? अच्छा ठीक है, मगर इस पर जनमत क्या है? जनमत यानी जनता का निर्णय क्या है? क्या जनता शासन करेगी? देखते हैं। है प्रश्न गुढ़ा, जनता इस पर क्या कहती है? अब ये प्रश्न है हमारे सामने, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। जनता क्या वो फूल है जिसे हम तोड़ आएंगे और उसे एहसास नहीं होगा, वो कुछ बोलेगी नहीं?
जब चाहो तभी उतार सजा लो, दोनों में पक्ष में भी सजा लो और विपक्ष में भी सजा लो। आज तो यही कर रही हैं हमारी राजनीतिक पार्टियां। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के, या कोई वो दुधमुही सी बच्ची तो नहीं जिसे आप 2 पैसे के खिलौने देके बहला लोगे। आइए अगली पंक्ति में यही जानते हैं। जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। हाँ, क्या आप उसे 4 खिलौने देके बहला लोगे और वो बहल जाएगी? क्या ये है जनता? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन होता भूडोल भवंडर उठता है। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। भ्रिकुटी यानी भाव। ये जो भाव होती है जनता जब चढ़ा ले, जनता को जब गुस्सा आ जाती है, दोराह समय के रथ का घड़घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती। ये जो बड़े बड़े शासकों के जो महल होते हैं, जो इतने बड़े महल इन्होंने बना रखे हैं, अगर जनता ने एक बार हुंकार भर दिया तो यकीन मानिए बच्चों, तो उनकी महल हवा में उड़ जाती है, उनकी नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। ये जो तुमने ताज सजा रखा है ना, ये जनता ने एक बार फूंक मार दी ना तो ये उड़ जाएगी हवा में। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। जिस समय को जनता ने रोक दिया है उस राह में इतनी, उस समय में इतनी ताव नहीं। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता ने जो चाहा समय उधर ही चलेगी। समय की में इतनी हिम्मत नहीं कि जनता का विरोध कर सके। ये दिनकर जी के शब्द थे। अब 2 शताब्दियों शास्त्रार्थ का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वृक्ष उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। बच्चों, इसमें दिनकर जी ये कहते हैं कि अब जनता की बारी है, अब जनता खुद राज करेगी। बहुत हो गया ये शासकों की प्रताड़ना, अब जनता सहने वाली नहीं है। अब जनतंत्र आना ही चाहिए। और इसके लिए क्या करो? इसके लिए जो नहीं हुआ वो होगा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अगर हम इस पंक्ति का मूल्यांकन करें तो हर एक शब्द फीका होगा, क्योंकि दिनकर जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो आज घटित हो रहा है, दिनकर जी ने उसे करीब 1900 के दशक में ही कह दिया था। कितनी प्यारी सी पंक्ति है। 19वीं सदी में ये दिनकर जी आज की कल्पना कर रहे हैं। आज जो हम बड़े लोगों को सिंहासन ऐसे उपहार में दे दिया करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारा नेता हमेशा खेतों से आना चाहिए, उस सड़कों पे गिट्टी तोड़ने वाले से आना चाहिए, ताकि वो जनता को समझे, वो किसानों की दर्द समझे, वो मजदूरों का दर्द समझे। और हल राजदंड बनने को है, यानी कि उस हल को आज तुम राजदंड बना दो जो किसानों के हाथों में होता है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोराह समय के रथ का घड़घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कितनी प्यारी कविता है, और ये इतनी प्यारी कविता जिसके लिए हर शब्द फीका हो सकता है। दिनकर जी ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया ना, आपको अभी तक तो ये पता चल ही गया होगा कि दिनकर जी के जो मन में जो बातें होती थी वो सीधे लिखते थे, वो सीधे कहते थे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को सीधा सीधा कहना पसंद करते हैं, भले ही बातें कड़वी क्यों ना हो। कुछ लोगों को ये बातें कड़वी क्यों ना लगे, पर उनके मन में जो होता है वो बोल डालते हैं। यकीनन हमें इस पद्यांश से, इस कविता से, अभी तक इस काव्य खंड से यही समझ में आ रहा है कि दिनकर जी कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो अपनी बातों को सीधा कहना पसंद करते थे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।